नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बिना समय गंवाए हुए आज अपन बात करते हैं सेट नंबर 2 की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। चलिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सीपीयू के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड है और डिटेल एक्सप्लेन में है। क्योंकि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को कराता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर तो बता ही दूंगा, लेकिन साथ में मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि इसका कारण ये है, रीजन ये है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए बाकी बातें अपन क्वेश्चन करने के कुछ समय बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर देखना कि इसमें एक्चुअल बात किसकी की जा रही है, तब हमारा आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन। आपका जो आईएएस एग्जाम है ना, वो सिर्फ डिपेंड इस बात पर ही नहीं है व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, कि आपने पेपर कैसा, आपने किस तरीके का पेपर सिलेक्ट किया है, बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, बल्कि आपने उसको कैसा लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप आईएएस यानी यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तो आपने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरीके से डिपेंड, यानी पेपर यू हैव सिलेक्टेड, पेपर को सिलेक्ट किया है, अपेक्षाकृत आप उसमें कैसा लिखते हो। तो क्वेश्चन को जब अपन पूरा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ भी लिया, अब आते अपन अपनी रियल कंसेप्ट पर कि भाई हमें एरर कहाँ मिलेगी। ये तो इसका मीन्स हो गया, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली, आगे गए ये मिल गया अपन को नॉट ओनली। अब एक कंजक्शन होता है, कंजक्शन आ गया अपने लिए नॉट ओनली, ठीक है। ऑन, अब नॉट ओनली अगर अपने पास आ गया तो अपन को आगे जाकर देखना है कि इसके साथ में क्या आएगा, बट आल्सो आएगा। व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, कि आपने कौन सा क्या पेपर सिलेक्ट किया है, बट ऑन, यहां पर क्या मिल गया, बट मिल गया। और बट जो है ना वो अकेला मिल रहा है, हमको क्या चाहिए, बट आल्सो, और यहाँ पर अकेला क्या मिल रहा है, बट, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर बट आल्सो। और ऐसा कौन से में, थोड़ा आगे बढ़े तो कौन से में, थर्ड में। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन को अपन ने पढ़ा तो क्वेश्चन का अपन ने थोड़ा बहुत सेंस समझ लिया, और कभी भी ध्यान रखिएगा कि आपको उसका प्रॉपर इंग्लिश आ रही है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल इतना समझो कि अपने क्वेश्चन का मतलब निकाल सको, बस काफी है, जरूरत से जानना की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, पहले तो अपन ने समझिया कि क्वेश्चन क्या कहने वाला था, इसको अपन ने एक तरफ हटा दिया। अब अपन ने देखा कि जो क्वेश्चन है उसमें एरर कहाँ है, तो अपन को एक वर्ड मिला था जिसमें अपन को मिला था नॉट ओनली, और यहाँ अपन ने देखा कि नॉट ओनली जो है ना वो कंजक्शन होता है, और अगर ये कंजक्शन है तो इसके साथ में पेयर होता है, और वो पेयर कैसा रहेगा कि नॉट ओनली के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बट आल्सो का। जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली ही, ठीक है, बट आल्सो सी, और ये मैंने लिखा कम्स। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ में क्या गया, बट आल्सो। तो बस आपको पेयर ध्यान रखना था, और पेयर के हिसाब से अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो बहुत ही कम समय में, कम से कम समय में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाकर अपना आंसर लेकर आना है। अब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि क्वेश्चन को रियल में उसके ग्रामेटिकली मेथड से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करें, बस। अब क्वेश्चन कैसे पकड़ में आएगा, आप सोचो कि मैं इसकी हिंदी निकालूं क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, नहीं आएगा। इसकी अपेक्षाकृत क्या करना पड़ेगा कि आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि भाई कौन सा कीवर्ड हमें मिल रहा है, और कीवर्ड मिल रहा है जो हमारे हेल्प कर दे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चीज को होगा, बस उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा और मुझे नॉट ओनली मिला, तो मैं समझ गया कि नॉट ओनली अगर मुझे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पेयर आना चाहिए, और पेयर क्या होगा, बट आल्सो। तो मैं बट आल्सो पर पहले जाऊंगा, और आंसर कहीं ना कहीं हमारा आ गया। कौन से में था, थर्ड में। और क्वेश्चन कब आया, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2004। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखा है हैवी रेन नंबर 1 स्लैश प्रिवेंटेड अस, ठीक, टू गो टू द सिनेमा। तो एक बात मैं आपको बता दूं ना, हमेशा याद रखना, कभी भी वर्ड मिल जाए प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंटेड के बाद में आपको प्रीपोजिशन लगाना होती है, और प्रीपोजिशन जो यहाँ पर अपन यूज करते हैं ना, वो प्रीपोजिशन होती है फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद में अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ कौन सी फॉर्म आएगी, तो हमेशा याद रखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे अपन जेरेंड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर ये कंसेप्ट अब अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपना आंसर ला सकते हो। बात बाकी तो क्वेश्चन में जिसको नहीं पता उसके लिए तो फिर 4 ऑप्शन में एक मिस्टेक होती है, ठीक है। तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, उससे अच्छा सिनेमा जाने से अच्छा है कि हम घर पर ही रहे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है। तो यहाँ पर प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड अस, ये लिखा फ्रॉम, टू हटाएंगे फ्रॉम, और फ्रॉम लिखा तो गो का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। और ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए थर्ड, ये कहलाएगा हमारे लिए आंसर। इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं यार हम सारी चीजें कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए वो टॉपिक भी आना चाहिए। तो इस टॉपिक से क्या हो जाएगा, आपको 2-3, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 10-10 मिनट मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 10-10 मिनट मिल रहा है तो आप 10 मिनट में लगे हुए, ऐसा नहीं है। आपको एक क्वेश्चन के लिए बहुत लिमिटेड समय मिल रहा है भाई, सेकंड में मिल रहा है, और सेकंड में मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। सिंपल सी इसको रेस पर ले जाइए, अगर दूरी बहुत ज्यादा है, समय कम है, तो हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। दूरी कितनी भी बनी रहे और समय हमारे पास अनंत है, तो क्या जरूरत है तेज चलाने की, हम आराम आराम से भी जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में उल्टा चलता है, एग्जाम में क्या है भाई, समय की लिमिटेशन रहती है, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन करना है। तो जब आपको और भी क्वेश्चन करना है, लिमिटेशन रहती है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाकर मैं अपने आंसर तक कैसे पहुंचू। कई लोग, कई स्टूडेंट क्या होते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन में एरर है, बस इतना बताना। इस क्वेश्चन में एरर क्यों है आपको ये नहीं बताना है, आपको केवल ये बताना है कि इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, और जिस चीज में आपको केवल ये बताना हो कि इस क्वेश्चन में एरर यहाँ है, उस वाली चीज में हमेशा ध्यान रखो। सिर्फ आपको आंसर आना चाहिए और आगे निकल जाओ। जब आपसे ये कहा जाए, टीचर बनाया जाए कि भाई एरर है, ठीक है, पर क्यों है, तब आपको मजा आएगा कि यार अब मुझे डीप जाना पड़ेगा, तो बात समझ में आती है। तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट से मतलब रखो और अपने आंसर को निकालने की जल्दी से कोशिश करो और आगे निकल जाओ, ठीक है। कहने के लिए 100 बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती है। आप अपने से मतलब रखो कि मेरा सिलेक्शन कैसे निकलेगा, मेरा पेपर कैसे निकलेगा, बस। He asked number 1 slash supposing if he fails what he would do, उसने पूछा कि मान लो कि आप फेल हो जाओ तो क्या करोगे। ठीक है, मैं ये करूंगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ये करूंगा कि भाई तेरी वजह से मैं फेल हुआ। क्यों फेल हुआ है, क्योंकि तूने सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ रख दिया। सपोजिंग इफ कभी भी एक साथ नहीं आता है, ठीक है ना, ये एक साथ नहीं आता, एक साथ नहीं आता है। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला, when we had a lot of difficulty to find the house। देखो इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, we had a lot of difficulty, डिफिकल्टी की अगर अपन बात करें तो ये हो गया हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ जो है ना, बावजूद ऑफ के डिफिकल्टली लिखा है, जो कि अपने आप में सही है, इसका मतलब यहाँ तो मिस्टेक नहीं है। आगे गए, टू फाइंड द हाउस, यानी हमें घर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई है, तो यहाँ पर टू फाइंड नहीं आएगा, अकेला आएगा फाइंडिंग, ठीक है। सर्च करने में अपन क्या कहेंगे, सर्च
करने में, और जब अपन ऐसा कहेंगे सर्च करने में, तो ये टेंस बनेगा प्रोग्रेस का, यानी ये क्या बताएगा हमें, प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव टेंस को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मुझे वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब कौन सी फॉर्म में लेते हैं, फोर्थ फॉर्म में, ये मतलब होता है। तो यहाँ टू फाइंडेड जाएगा, फाइंडेड आएगा, ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मुझे लगता है लगभग 90%, लगभग 90% इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो फर्स्ट वाला रहने, फर्स्ट 90%। अगर मैं कहूं क्यों, रीजन, तो रीजन ये है कि वो देखेगा वी, ये लिखा अपन ने वी हैड ए लॉट ऑफ, जैसे वो ऑफ देखेगा ना तो उसको लगता है कि यहां जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वी बॉट ए लॉट ऑफ, ये मैंने कहा बुक, और यहां पर मैंने कहा बुक्स। ठीक है, हमने क्या किया, बुक्स खरीदी। तो यहां पर ये जो बुक है ना ये कैसा है, काउंटेबल, और अगर ये काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन कैसा रहता है, प्लूरल, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, बुक्स। तो उसको क्या लगेगा कि जैसे ये डिफिकल्ट लिखा है ना, तो जैसे क्वेश्चन बना वी हैड ए लॉट ऑफ, और इसने लिखा डिफिकल्ट टी, ठीक है, और दूसरा आपको देखा डिफिकल्टीज, ये लिख दिया, तो फटाक से अपन को क्या लगेगा कि यार अपन जो आंसर है वो डिफिकल्टीज लगा दो। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद में प्लूरल आएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, ये क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल चीज हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर, और सिंगुलर रहती है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो आंसर क्या होता है, डिफिकल्टी का डिफिकल्टी रहता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, नाउन जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, और स्पेशली उन बातों को कि यार कब नाउन प्लूरल हो जाता है, कब सिंगुलर हो जाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये वाली कंडीशन जानना कर लेना, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। मैंने आपका आंसर भी बताया और ये भी बता दिया कि 90% इसका आंसर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है भाई सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, तो कम लोगों का होता है, इसलिए मैंने 10% उन लोगों के लिए छोड़ दिया जिनको पता है कि आंसर यहाँ है। लेकिन 90% तो गलत ही लगाएंगे, 90% में से 40% वो लोग होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तुक्का लगाने के लिए। तो इसीलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो क्या है, कई चीजें हमको दिखती है, पिन पॉइंट करती है कि यहाँ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमको लगता है, आपके लगने से कुछ नहीं होता है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और आप उसमें फंसोगे, क्योंकि 90% यही चीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि एक बार अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ा जाए। इसके बाद देखो अगला, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस नंबर 1 आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। नंबर 3 नो एरर। इस प्रकार का जो सेंटेंस है हमने देखा एज वेल, और इस प्रकार का जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है ना ये आ गया सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब इसको अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी ये कौन से टॉपिक से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अब अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा ध्यान रखो, अगर लिखा एज वेल एज, ठीक है, टुगेदर विद, या अपन ने कहा विद अकेला, ठीक है, अगर अपन ने लिखा बिसाइड, इनसे अगर आपके कभी भी दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, ये लिखा सब्जेक्ट फर्स्ट और इसके बाद में ये लिखा अपन ने सब्जेक्ट सेकंड, फिर अपन को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमेशा याद रखना यहाँ जो हेल्पिंग मेन वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी ये किसके अकॉर्डिंग रहेगी, फर्स्ट के।
जो भी हमारा फर्स्ट होगा वो हमारी हेल्पिंग और मेन वर्ब तय करेगा। मान लीजिए कि अगर ये फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर आने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी आएगी, ठीक है। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, तो सब्जेक्ट कौन सा माना जाएगा, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट और ये हो गया हमारे लिए सेकंड। तो टेंस को सब्जेक्ट कौन सा माना जाएगा, हमारा पहला वाला। और पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज की जगह आर। ऐसा कौन से में, सेकंड में। आगे बढ़े सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। यानी मैंने यहां लिखा आंसर इज सेकंड, ये हो गया आपका आंसर। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ। क्लियर माय पॉइंट, ठीक। चलिए आगे बढ़े, कहां गए, आगे बढ़ाने वाला हथियार। चले, द पासर बाय टोल्ड अस, ठीक है, एक राहगीर ने हमसे कहा, वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, कि मैरिज हॉल कहाँ है और आप मुझे लेके भी चलो। क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, टोल्ड और ये अस, यानी यहां से अपन को पता चला गया कि ये नरेशन, ठीक है, यानी ये क्या है, नरेशन। और नरेशन में ये किसका भाग है, इनडायरेक्ट का। किसका भाग है, इनडायरेक्ट का। आगे गए, ये मिल गया वेयर। वेयर हमारे लिए क्या हो गया, इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव, और ये अपन ने लिखा वर्ड, ठीक है। यानी अगर अपन, मैंने कहा कि यहाँ इंटेरोगेटिव मिल गया और ये ऑलरेडी क्या है, नरेशन है ये, तो क्या होता है इंटेरोगेटिव नरेशन में, जब अपन नरेशन बनाते हैं तो आगे का जो सेंटेंस होता है ना वो अपन सिंपल रखते हैं, ठीक है। जैसे समझो, जैसे मैंने कहा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू राइट, ठीक है, ये सेंटेंस अपन ने लिखा। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, ही, और ये लिखा आस्क, फिर इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू को अपन यहाँ बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन आई या ही मान लेते हैं, तो ये लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर, और आर की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, वर्ब, और पास्ट में चला जाएगा चूंकि टेंस, तो ये हो जाएगा राइटिंग। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां से यहां तक मानूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सेंटेंस। ये मेरे लिए क्या हो गया, सेंटेंस। और सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखे तो कैसा हो गया, सिंपल। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट, यानी ये हो गया इंटेरोगेटिव वर्ड। ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटेरोगेटिव वर्ड। तो ऐसे नरेशन को अपन बनाते हैं। और ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर ये लिखा है was क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मैरिज हॉल क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमें पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखूं तो ये क्या होगा, द, और ये मैंने लिखा पासर बाय, ठीक, बाय ना, ठीक है। और ये मैंने लिखा टोल्ड अस, और इसके बाद ये लिखा वेयर, तो वेयर के बाद आ जाएगा द, और ये मैंने लिखा मीटिंग हॉल, और इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा। और ऐसा कौन से में, दूसरे वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब कुछ बच्चों को इस बात का डाउट आ सकता है कि सर एक बात बताओ कि अगर ये इंटरोगेटिव हो रहा है तो यहाँ पर टोल्ड की जगह पर आस्क्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि 100% डाउट आना अपनी जगह पर बिल्कुल सही, आना भी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करो। टॉपिक को मजबूत करने के बाद पहले फिर दूसरे टर्म में आप एग्जाम को समझो। दो बातें हो गई, टॉपिक को मजबूत करो, एग्जाम को समझो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम की तरफ देखोगे, टॉपिक मजबूत करोगे, तो उसके बाद आती है सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल वर्क,
वो होता है आपके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी हमें ग्रामर सीखने के बावजूद भी ग्रामेटिकली रूल्स पर नहीं चलना होता। भाई हमसे जो आयोग कह रहा है, जो पेपर डिसाइड कर रहा है, जो एसएससी वाले हैं, जो बोर्ड है, वो जो क्वेश्चन को दे रहा है, उस क्वेश्चन में वो डिमांड क्या रख रहा है, उसके हिसाब से सिलेक्ट हो जाओ, मतलब उसके हिसाब से सेपरेट हो जाओ, उसके हिसाब से सेफ हो जाओ। सीधी सीधी सी बात रहो। कोई कहा था ना, एक कहावत है, ऐसी कोई कहावत है, तुम दिन को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहोगे तो रात कहेंगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा कहेंगे, तुम दिन को दिन कहोगे तो हम दिन को दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहोगे तो रात को रात कहेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब है क्या, अब वो हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है, वो कहलवाना चाह रहा है कि आप रात को दिन बोल दो, आप क्या कर दो, रात को दिन बोल दो। अब आप आ जाओगे कि नहीं सर, आपने तो कहा था कि तुम जैसा कहोगे हम वैसा काम करेंगे, तुम दिन को दिन कहोगे तो हम दिन को दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहोगे तो रात को रात कहोगे। ये तो सामान्य बात है, इसमें क्या। लेकिन बोर्ड आपसे कहेगा कि ना, इसको बदलो। बोले क्या बदले, कि मैं जो कहूँ वो कह लो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ दो चीजें आ जाएंगे। एक स्टूडेंट ऐसा होगा, क्यों कहूँ मैं दिन को रात क्यों कहूँ और रात को दिन क्यों कहूँ। दूसरा स्टूडेंट ये होगा, जॉब लग जाने दे, अभी तो कहलवा लो, जॉब लग जाने दो फिर बताऊंगा। तुमने जो दिन को रात कहलवाया था ना, और रात को जो दिन कहलवाया था, वो सिर्फ मैंने जॉब लेने के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास भी तो अपने दिमाग होगा। तो पहली बात ये थी, तुम जैसा कहोगे हम वैसा कहेंगे, तुम दिन को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहोगे तो रात कहोगे। आयोग आपसे बोला है नहीं, बदल दो, कि क्या, हम जैसा कहेंगे वैसा कहोगे, हम दिन को रात कहेंगे तो तुम रात कहोगे, और हम रात को दिन कहेंगे तो तुम दिन कहोगे। अब यहाँ जो इंटेलिजेंट होगा वो कहेगा हाँ साहब, बिल्कुल कहेंगे, कोई बात नहीं है। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारी जॉब लग जाए, और जॉब लग जाए कोई बात नहीं है, फिर तो हम देख ही लेंगे कि दिन को दिन बोला जाता है और रात को रात कहा जाता है। तो यहाँ जो टोल्ड है ना, उसके पीछे का रीजन ही इसलिए रखा था कि ताकि आप इसको ना समझ पाओ। जब किसी सेंटेंस में दो बातें आ जाए तो हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके सेंस को नहीं समझते। ग्रामर का कंसेप्ट क्या जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, हम अपने मन की फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, सेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम उसके कंसेप्ट को समझें। तो यहाँ पर इस वाली चीज को ना समझते हो, जैसे वो देखेगा कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें वेयर लगा हुआ और इंटरोगेटिव जा रहा है, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, आस्क्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का। और अगर आस्क का यूज करते हैं तो टोल्ड क्यों दे रहा है, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट के गलती करने की संभावना बढ़ जाती है, और वो यही चाहता है, बस इसी से बचना है। जिसको थोड़ा वो दिमाग लगाएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कभी कभी टोल्ड का आस्क की जगह टोल्ड वो रख देते हैं। हालांकि नियम नहीं होता, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट पर हम ध्यान रखते हैं, उसके सेंस को फिर हम भूल जाते हैं। जब सेंस और कंसेप्ट दोनों जब टकराए ना, तो कंसेप्ट पर ध्यान देना, सेंस को छोड़ देना कि यार इसका सेंस क्या जा रहा है, ये क्या कह रहा है, भाड़ में जाना, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाले में मिस्टेक हो गई। आगे, the increase in consumption is directly number one slash proportional to increase in income number 3। आपका जो कंजप्शन होता है, आपके जो आप जो कमी करते हो, वो डायरेक्ट आपके प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इनकम के, यानी इनकम के बढ़ने के। तो मुझे लगता है सेंटेंस में द इंक्रीज इन कंजप्शन जो है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है और रिजाया हुआ है डायरेक्टली भी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम, सबको सही है। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अब अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखें, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सिंगापुर में, पहले वाले में सिंगापुर लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, अब विथ है तो ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट फर्स्ट, और ये हिज वाइफ ये हो गया सब्जेक्ट सेकंड। ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट सेकंड।
तो अब यहाँ पर विद जुड़ा है, तो विद से पहले और ये लिखा विद के बाद, ठीक है। अब हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो माना जाएगा पहला वाला। कौन सा माना जाएगा? पहला वाला। और पहला वाला अगर माना जाएगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ना वो कैसा है हमारे लिए? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट और फिर मैंने ये लिखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट मेरे लिए सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर वर्ब की जगह पर क्या आ जाएगा? वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला। और ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, बताया था ना एज वेल एज के साथ में, ठीक है। क्या था? पेशेंस एंड परसिवरेंस बताया था, उसके साथ में बिसाइड था, टुगेदर विद था, एक्सेप्टेड था, एक्सेप्ट था, बिसाइड्स था। इनसे अगर आपको दो सब्जेक्ट जुड़े हुए मिले तो पहले वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है और वही हमने यहाँ पर किया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो क्वेश्चन लिखा हुआ है scarcely had number 1 slash I arrived there number 2 slash the train left। सबसे पहले मेरा ध्यान गया scarcely। अगर आपको कभी scarcely या इसके अलावा hardly कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना है इसके साथ में जो पेयर बनता है वो when या before बनता है, ठीक है। ये पेयर है, यानी ये क्या होता है? कंजक्शन होता है और ये हमारे लिए पेयर का काम करते हैं। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन और बिफोर का। तो यहाँ से देन हटा देंगे, देन की जगह आपको किसका प्रयोग करना है? देन, व्हेन का। और ऐसा कौन से में? सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अच्छा आप किसी में भी यूज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर व्हेन लगाए। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप व्हेन लगाए कि बिफोर लगाए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़े, देखें द रीजन वाई नंबर 1 स्लैश ही वाज रिजेक्टेड। उसके रिजेक्ट होने का कारण ये वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब यंग है। अब सबसे पहले अपन ने क्या देखा? द रीजन वाई। तो आपको देखना है द रीजन, ये लिखा अपन ने द रीजन और द रीजन और ये लिखा वाई। तो द रीजन और द रीजन वाई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। ये पेयर कंजक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे लिए? कंजक्शन। और ये किस में चलेगा? पेयर। और पेयर में चलेगा तो आपको ध्यान देना है कि इसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो बिकॉज हटाओ और बिकॉज की जगह पर आप क्या लगाओ? दैट। कारण यह है कि, कारण यह है बिकॉज, यानी कारण यह है क्योंकि, ऐसा नहीं कहते, कारण ये है कि। तो यहाँ पर क्या जाएगा? द रीजन और द रीजन के साथ में दैट आता है। अब बिकॉज लगाए, बिकॉज को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ऐसा कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बेटे इंग्लिश उतनी बेकार नहीं है जितना हमने उसको डर की वजह से बनाकर रखा है। सिंपल सी एक बात को समझो कि अगर हम उसके बारे में समझ पा रहे तो वो बहुत इजी हो जाता है। उसके बारे में नहीं समझ पा रहे तो मैं मानता हूँ कि यार फिर वो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया, ठीक है। पर बहरहाल कोई बात नहीं है, आप करोगे तो चीजों को समझोगे भी और पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप चाहते हो एसएससी को करना। और आप चाहते हो एसएससी को करना और एसएससी इंग्लिश के बिना लगभग अधूरा ही है, या मैं कहूं किसी भी सब्जेक्ट के बिना अधूरा ही है। 4 सब्जेक्ट है तो आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे करना पड़ेंगे। आप सोचो 3 में अच्छा हो जाऊं और एक को छोड़ दूं, नहीं हो पाएगा। तो जब एसएससी सपना है, तो जब सपना ही हमारा वो है तो हमें कोशिश भी करना पड़ेगी। रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल की परवाह करना चाहिए, और अगर मंजिल बहुत खूबसूरत हो तो रास्ते की कभी परवाह नहीं करना चाहिए। आपकी मंजिल अगर एसएससी है तो अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं, इससे मतलब मत रखो। मतलब इससे रखो जो भी आएगा हमें करना ही है, और बस उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाओ। देन one day you have received a message. The message is
कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, बस इससे बड़ी दीपावली, इससे बड़ा त्योहार होली कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। उस दिन का इंतजार करो, तो उसके लिए आप मेहनत करना चालू कर दो। Teachers of various school met to discuss about how to improve the standard of English. टीचर ऑफ वेरियस स्कूल, कई सारे स्कूलों में ये बात की मीटिंग हुई, मेट टू डिस्कस अबाउट, यानी डिस्कस किया गया इसके बारे में कि हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसे अच्छा किया जाए। कर लो साथ, ताकि एसएससी में आने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो आप देखना अबाउट और हाउ का यूज एक साथ नहीं हो। ठीक है, अबाउट और हाउ का एक साथ में यूज नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर मैं हाउ की बात करूं तो ये हमारे लिए एडवर्ब, और एडवर्ब जो है ना वो किसको बताता है, मैनर को। मैनर मतलब तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ में यूज नहीं होंगे। तो जैसे मैंने अबाउट का मतलब के बारे में, के बारे में। ठीक है, तो आप दोनों को एक साथ यूज नहीं करें। सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा, दे डिस्कस्ड, ठीक, अबाउट द मीटिंग, मतलब वो मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दूसरा मैंने कहा कि दे डिस्कस्ड, दे कहां गया, देखो, डिस्कस्ड हाउ टू, ठीक, हाउ टू क्या कर सकते हैं अपन, दे डिस्कस हाउ टू, हाँ, ज्वाइन द मीटिंग, ये बात। तो जब अपन हाउ का यूज करेंगे जो कि एडवर्ब है, तो हमको टू लगाना पड़ेगा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंस चलता है। या तो आप अबाउट का यूज करो या फिर हाउ टू का यूज करोगे, जो कि आपको मैनर बताएगा। तो दे डिस्कस अबाउट द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग के बारे में, ठीक है, डिस्कस किया। और दे डिस्कस हाउ टू ज्वाइन द मीटिंग, उन्होंने डिस्कस किया कि मीटिंग को कैसे ज्वाइन करें, मीटिंग में कैसे ज्वाइन हो, मीटिंग को कैसे ज्वाइन करें। तो दोनों सेंटेंस में एक में अबाउट का डिस्कस है और एक में अबाउट के बारे में बताया और एक में हाउ के बारे में बताया। तो और ऑब्वियस सी बात को ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको गलत मान लिया। और ऐसा कौन से हो रहा है, थर्ड में, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दैट टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ सरप्राइज गिफ्ट। ये लिखा है टू और ये फर्स्ट। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये लिखा है टू फर्स्ट, तो ये टू फर्स्ट नहीं होता है, ये कहलाएगा द फर्स्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से में पहले वाले, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, नहीं आया समझ में, देखो कुछ क्रम होते हैं, और क्रम में क्या होता है कि पहले होता है ऑर्डिनल, पहले होता है ऑर्डिनल और फिर होता है कार्डिनल। ठीक है, तो ऑर्डिनल में पहले आएगा फर्स्ट और कार्डिनल में फिर आएगा टू। जब अपन फर्स्ट कहते हैं तो सेकंड आता है, ठीक है ना, थर्ड आएगा, फोर आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा, टेंथ आएगा। जब अपन कार्डिनल में बात करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव होता है, और दोनों का जब अपन को क्रम लगाना हो तो पहले आता है ऑर्डिनल और फिर आता है कार्डिनल। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहले अपन रखते हैं फर्स्ट टू, पहले अपन रखते हैं फर्स्ट टू यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट
ये मैंने कहा सेकंड, ठीक है, ये कहा मैंने थर्ड, इसके अलावा मैंने कहा फोर्थ, ये मैंने कहा फिफ्थ, ये रखते वन, ठीक है ना। अब जैसे टू आ गया ना, तो इससे ऊपर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसी चीजें आपको कभी भी मिल जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये बाद में रखते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पहले रखते हैं, ये क्रम होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा ना टू फर्स्ट, ये नहीं होगा, फर्स्ट टू होगा, कौन से में पहले वाले में, तो आंसर पहला। इसके बाद देखो अगला, 2 hours have passed, 2 घंटे बीत चुके हैं, since he had fallen asleep, ठीक है, ये मिल गया since, तो मैंने यहाँ पर इसको उठाया और ये मैंने लिखा since, और since के साथ में मैंने दो टेंस बनाए, ये मैंने कहा फर्स्ट, ये मैंने कहा फर्स्ट टेंस, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर कहा सेकंड टेंस। तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट टेंस जो रहेगा ना वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज और हैव, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड वाला जो रहेगा ना वो रहता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, ठीक है, ये रहता। या मैंने आपसे ये भी कह दिया कि अगर आपको दो टेंस मिले, कितने टेंस मिले, सिंस से मत जाओ, दो टेंस मिले, अगर दो में से कोई भी एक, कोई भी एक, ठीक है, या कोई भी एक अगर प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरा वाला जो टेंस बचा हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सिंस से पहले तो ये देखो हैव लगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहा है, लेकिन इसके सिंस के बाद, ये लिखा सिंस के बाद, बाद वाला क्या है, हैड और ये फेलन, हमको क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कौन से में, थर्ड में, तो आंसर, आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए थर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो अगला, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गार्ड। तो इस सेंटेंस को अगर अपन रियल में पढ़े ना तो हैविंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, द ड्राइवर सेंड द कार, ड्राइवर जो था ना वो कार को कहाँ ले गया, गैराज में ले गया। अब इसमें ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि हैविंग ब्रोकन डाउन, कि ब्रोकन डाउन कौन हो गया, ड्राइवर हो गया कि कार हो गया, और सेंटेंस जो है ना इसमें अगर हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार, तो सेंस ये जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो ब्रोकन डाउन हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ड्राइवर हो जाता तो वो कार जो है वो गैराज तक कैसे ले जाता, तो वो गैराज में नहीं लेके जाता, वो क्या करेगा, अगर उसके लग जाती है, उसको कोई भी दुर्घटना हो जाती, कोई भी इंसिडेंट हो जाता, तो वो खुद गैराज थोड़ी जाता, कार को गैराज में लेके गया, इसका मतलब कार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, अगर ड्राइवर को पहुंचता तो वो गैराज में पहुंच जाएगा, वो हॉस्पिटल जाता। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सेंस लेवल जो है ना कि कार को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, इसीलिए ड्राइवर जो ना वो कार को गैराज लेकर गया ठीक कराने के लिए, तो इसका मतलब कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है ना वो ड्राइवर खुद नहीं जा रहा है, ड्राइवर कार को लेकर जा रहा है, तो यहाँ सेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बनेगा तो इसको कहेंगे द ड्राइवर वॉज सेंट द कार, ठीक है, द कार टू द, और ये अपन लिखेंगे गैराज। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर ने कार को गैराज भेज दिया, ड्राइवर खुद नहीं गया, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर वाज सेंट द कार टू द गैराज, ठीक है, कार को उसने यानी कार का जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके बाद उसने कार को गैराज भेज दी, तो राइट आंसर जाएगा पैसिव वॉइस में, सेंट अकेला नहीं जाएगा, ठीक है, कौन से में, सेकंड वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अगला देखो, he is one of those writers who has won,
तो यहाँ पर हु लिखा है, उससे पहले क्या राइटर्स, राइटर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट होगा तो यहाँ एस की जगह पर क्या आएगा है। और ऐसा कौन से में दूसरे में, तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। एसएससी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2005 हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर, वो ऑर्डर देने के अलावा कोई काम नहीं करता, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, सही यूज होना चाहिए रेदर के अलावा, ठीक है, के अलावा। एक्सेप्ट का यूज तो अगर अपन किसी सिर्फ एक ही चीज के लिए करना हो, किसी से कंपैरिजन नहीं करना तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन कह रहे हैं कि वो तो काम कर देता है लेकिन दूसरा नहीं करता, जैसे सेंटेंस में कह रहे मैसन विल नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, रेदर गिव द ऑर्डर, ऑर्डर देने के अलावा, ठीक है। अगर यहाँ मैं इसको हटा दूंगा मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट, ठीक है, तो मतलब आ जाता है कि वो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो एक काम कर रहा है, एक नहीं करना चाहता, तो रेदर से यूज करेंगे। ऐसा कौन से में थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। इसके बाद देखो अगला, व्हेन स्टूडेंट आर इल, जब स्टूडेंट्स होते हैं वो बीमार हो गए, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, उन्होंने पाया कि उनका जो बहुत सारा काम है वो बढ़ गया, तो कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए तो वो उनको करना चाह नहीं, वो वापस आएंगे तो रिटर्न नहीं करेंगे, वो अपने सिलेबस को क्या करेंगे रिकवर करेंगे, क्या करेंगे रिकवर करेंगे। अगर इसमें सिलेबस की बात नहीं होती तो हम कहते हैं कि यानी वर्क की बात नहीं होती तो वो हम क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो थे वो बीमार हो गए, बीमार होने के बाद जब वो दोबारा से आए तो उन्होंने पाया कि वर्क जो है वो बहुत बढ़ चुका है, तो उनको रिटर्न जब वापस आना तो उनको क्या करना है उस वर्क को रिकवर करना है, जबकि रिटर्न नहीं लेना है, वर्क को रिकवर करना। हाँ अगर इसमें उनके वर्क की बात नहीं होती, केवल स्टूडेंट की बात होती तो रिटर्न मेरे हिसाब से सही रहता, तो यहाँ कौन से में थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अगला देखो स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली में मैंने आपको बताया, जैसे स्कार्सली आ गया वो दिमाग चलना चाहिए कि स्कार्सली एक कंजक्शन है और इसका पेयर होता है व्हेन बिफोर, बस इसको ढूंढो, अगर वो सही मिल गया तो सेंटेंस में हम आगे कोशिश करेंगे। एंड टेस्ट देन, ये मिल गया देन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम स्कार्सली के साथ में किसका प्रयोग करते हैं व्हेन और बिफोर का, तो यहाँ पर व्हेन आना चाहिए, कौन से में दूसरे में आंसर। अगर सपोज दैट यहाँ पर देन की जगह व्हेन होता तो फिर हमको सेंटेंस के और डिटेल में जाना पड़ता, ठीक है। कब कौन सी चीज आ जाए इसका भी ध्यान रखो, कोई चीज ऐसी भी आ जाए कि जिसमें हमको अंदर नहीं जाना डिटेल में नहीं जाना तो मत जाओ, जरूरत नहीं है। द पावर टू नंबर वन स्लैश डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, दोनों जो वर्ड है ना वो एक साथ में यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, कौन से में हो गया सेकंड में आंसर। एसएससी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2005। चले आगे बढ़े। I have seen her only once, but I am liking her all. Liking नहीं होता है, सिर्फ होगा I like, ठीक है, I like। कभी भी आपको अपनी फीलिंग बताना, फीलिंग बताते हैं, तो फीलिंग बताने के लिए टेंस जो बनता है ना, फीलिंग बताने के लिए जो टेंस बनता है वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर केवल होगा आई लाइक, ठीक है, आई लाइक। और ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो लाइक लिखा है ना, तो लाइक का फोर्थ फॉर्म क्या होगा लाइकिंग, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म आईएनजी, इसको अपन कहते हैं जीरेंड। ग्रामेटिकली मीनिंग मतलब ग्रामर में बोला जाता है इसको जीरेंड। एक बात ध्यान रखना, जीरेंड में कुछ यानी फोर्थ फॉर्म, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका फोर्थ फॉर्म नहीं बनाते हैं, जिसमें से एक वर्ब है लाइक का फोर्थ फॉर्म अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है, एज अ वर्ब। तो यहाँ पर ये जो लिखा है लाइकिंग ये नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा लाइक, तो वो गलती हो गई कौन से मेथड में, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। आपको चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो कोई बात नहीं। और ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो यही सभी चीजों को और ज्यादा डिटेल में बताते हैं, लेकिन जब आपको कोशिश करना है कि एग्जाम देना, तो एग्जाम में हम केवल ये पता होना चाहिए कि क्यों है,
लेकिन ये है, इसके पीछे रीजन क्या है भाई, सिलेक्ट कर ले फिर बता देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। I told him that we enjoyed very much at the party. ठीक है, हाँ, I told him, ये बता रहा है नरेशन, क्या बता रहा है, नरेशन। फिर दैट, ये दैट पूरा लगा ना, I told that, तो ये बता रहा है हमको नरेशन। और नरेशन में कभी भी टेंस कच्चा नहीं होता है, नरेशन में टेंस पक्का होता है। तो यहाँ पर वी क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, और एंजॉयड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेंटेंस डायरेक्ट में जब प्रेजेंट फॉर्म में रहता है तो इनडायरेक्ट जब अपन बनाते हैं तो उसको पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पर सही रियल मीन्स होना चाहिए था हैड एंजॉयड, तो यहाँ मिस्टेक है कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। जैसे मैंने लिखा सी said to me, comma inverted comma, I passed the exam, ठीक है। तो क्या करोगे, ये लिखा सी, इसकी जगह क्या जाएगा, टोल्ड, और ये मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को अपन सी से बदलेंगे, क्या हो जाएगा, सी। अब ये अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगर डायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इनडायरेक्ट में अपन इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, सी हेड, और ये लिखा अपन है पास्ट द, और ये लिखा एग्जाम, ये बनता है। तो यहाँ पर वी हैड एंजॉयड होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगला, he ate nothing since yesterday, तो यहाँ पर देखो since अकेला टेंस आया, तो यहाँ पर ये लिखा है एड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एड वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है टेंस हो रहा है पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। और सिंस की अगर अपन बात करें तो ये चाहता है कि मेरे साथ में टेंस बनना चाहिए प्रेजेंट का परफेक्ट, और टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और हैव, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि सेंस के साथ में पास्ट परफेक्ट बनता है। दो बातें हैं, दो टेंस होना चाहिए सेंस के साथ। अगर सेंस के साथ दो टेंस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी एक प्रेजेंट परफेक्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। यहाँ पूरा एक ही सेंटेंस है, वो दो थे, यहाँ पूरा एक ही है, और जब सेंस पूरे एक के साथ में आ जाए ना तो प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को बनाएंगे तो ये हट जाएगा, तो आंसर सही क्या आ जाएगा, ही हैज, और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, तो कौन से में, पहले वाले, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अगला, द ईव एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, सिंटैक्स का रूल है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005। अच्छा कौन से में, पहले में, तो आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, वॉल पर जो ग्रीन पेंट था, प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डोर, ठीक है। यानी वो येलो कलर के जो डोर है उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल कंट्रास्ट कर रहा है। देखो द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, ग्रीन पेंट है, पेंट हमारे लिए क्या हो गया, ग्रीन पेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्रोवाइड क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ये भी क्या सिंगुलर है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है। कंट्रास्ट विद येलो, विद द येलो डोर्स, यहाँ तक भी सही है, तो इसका मतलब सेंटेंस में नो एरर है, और नो एरर है तो क्या हो जाएगा, आंसर इज 4, ठीक है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005। लास्ट क्वेश्चन, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं, वर्किंग वेरी हार्ड, ये तो कहने से ही लग रहा है कि वर्किंग वेरी हार्ड होता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, क्या कहते हैं, ही वर्क्स वेरी, और ये लिखा हार्ड, और ये अपन ने लिखा हार्डली, तो दोनों में अपन किसका प्रयोग करेंगे, हार्ड, ठीक है। वैसे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, और ये अपन ने लिखा हार्ड, तो आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चन में जो मैंने कंसेप्ट समझाया, जो चीजें समझाई है, उसको और वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको इंग्लिश में हेल्प भी करेंगी। अब आपको करना क्या है कि वीडियो को और वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, ताकि आपके लिए ये जो सीरीज है वो मिस ना हो। इसके अलावा ये जो पूरी पीडीएफ है वो ऐसे के ऐसे ही आपको नोट डाउन हैंडराइटिंग में चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक है, उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। वहां से डाउनलोड करने के बाद में आप इस पूरी सीरीज का बढ़िया तरीके से आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी देख सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अगर जिस बच्चे को इंग्लिश आती है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और जो नए हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उनके मन का जो इंग्लिश को लेकर मन में जो डर है वो भी निकलेगा। तो आई होप ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगली वीडियो और मजेदार होने वाले, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 51 से लेकर 75 तक। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।